गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम अकाउंट में भाग 2 में चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर के हिसाब के बारे में अभ्यास करेंगे। मित्रों, डिबेंचर की जो रोजनामचा है, अगर आपको अंश पूंजी की रोजनामचा आती है तो डिबेंचर आपके लिए ज़्यादा इजी चैप्टर रहेगा। सबसे पहले तो ये चैप्टर का जो वेटेज है, एग्ज़ाम में किस प्रकार पूछा जाता है उसकी बात करें तो विभाग ए में एक क्वेश्चन 1 अंक का यानी कि ऑब्जेक्टिव, बी में एक क्वेश्चन 1 अंक का और सेक्शन सी में 2 सवाल 3-3 अंकों के होते यानी कि टोटल वेटेज इसका 8 अंक है। सबसे पहले बात करें डिबेंचर का मतलब क्या होता है। डिबेंचर अर्थात क्या? तो डिबेंचर अर्थात कंपनी अपने दायित्व का स्वीकार करता दस्तावेज विनियोगकर्ता को देता है, उसे कहेंगे डिबेंचर। अब डिबेंचर की आवश्यकता कब होती है उसकी बात करें। कोई भी कंपनी है, वो कंपनी अपनी पूंजी 2 तरीके से प्राप्त करती है। एक है मालिकी की पूंजी, मालिकी की पूंजी, और दूसरी है उधार पूंजी, उधार पूंजी। ये मालिकी की पूंजी का मतलब होता है शेयर निर्गमित करना। कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर निर्गमित करती है और उसके द्वारा पैसे प्राप्त करती है, तो उसे कहेंगे मालिकी की पूंजी। यानी कि जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के मालिक गिने जाएंगे, कंपनी के मालिक गिने जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी को अधिक पैसों की आवश्यकता है तो कंपनी उधार पूंजी प्राप्त करती है, यानी कि बैंक लोन द्वारा या तो कंपनी के डिबेंचर निर्गमित करके उसके द्वारा पैसे प्राप्त करती है। तो उधार पूंजी के लिए कंपनी डिबेंचर निर्गमित करते हैं और डिबेंचर जो प्राप्त करता है उसे डिबेंचर होल्डर गिना जाता है। डिबेंचर होल्डर्स, ये जो डिबेंचर होल्डर्स है वो कंपनी के मालिक नहीं है लेकिन लेनदार है, कंपनी के लेनदार है। यानी कि कंपनी मुनाफा कमाए या ना कमाए, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को समय पे उसे निश्चित रकम का ब्याज चुकाना पड़ता है। यानी कि डिबेंचर की रकम पे हमें ब्याज चुकाना होता है, जबकि शेयर जिसके पास है वो कंपनी के मालिक है, उसको नफ़ा यानी कि लाभ के भाग में डिविडेंड बांटा जाता है। कंपनी लाभ कमाएगी तो ही डिविडेंड बटेगा, लेकिन लाभ न कमाए, कंपनी हानि में जा रही हो, नुकसान में जा रही हो, फिर भी डिबेंचर होल्डर्स को ब्याज चुकाना पड़ता है। और ये जो डिबेंचर ब्याज है वो पहले से निश्चित होता है, मान लो कि 9%, 10%, उस प्रकार। तो जब भी हम डिबेंचर लिखेंगे तो उसके आगे डिबेंचर के जो प्रतिशत है वो लिखेंगे। मान लो कि डिबेंचर खाता जमा करे तो ऐसा लिखना पड़ेगा 9% के डिबेंचर खाते का, ऐसा लिखेंगे। अंश पूंजी के चैप्टर में हम अंश पूंजी जमा करते थे क्योंकि वो पूंजी है तो पूंजी की जमा शेष होती है। डिबेंचर ये दीर्घकालीन दायित्व है तो उसकी भी जमा शेष होती है। तो डिबेंचर जब भी रोजनामचा में लिखेंगे तब डिबेंचर खाता जमा करेंगे। अब ये जो डिबेंचर की रकम है वो डिबेंचर होल्डर से कैसे मंगवाए, तो डिबेंचर की जो रकम है उसका जो मूल्य है वो कंपनी 2 प्रकार से मंगवा सकती है। एक साथ, दूसरा है किस्तों में। यानी कि आवेदन, आवंटन और प्रथम मांग, अंतिम मांग, इस प्रकार अलग अलग किस्तों में मंगवा सकती है, या तो पूरी की पूरी रकम वो एक साथ मंगवा सकती है। तो ये बात की मैंने सामान्य बात, यानी कि शुरुआत प्रारंभिक क्या होता है उसके बारे में बात की। अब यहाँ पे जो डिबेंचर की रकम एक साथ मंगवाई जाती है
उसके बारे में हम आगे अभ्यास करें। मित्रों, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है कि जब डिबेंचर की रकम एक साथ मंगाई जाए तब। यहाँ पे डिबेंचर की जो रकम है, यानी कि मान लो 10 रुपये है या 100 रुपये है, वो जितनी भी रकम है वो एक ही साथ मंगवाई जाती है, यानी कि कोई किस्तें नहीं होते, हफ्ते नहीं होते। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि डिबेंचर की संख्या 1 लाख है, तो यहाँ मैं लिख दूँ 1 लाख। अगर डिबेंचर मूल कीमत से निर्गमित होता है तो उसकी दाम 10 रुपये है। प्रीमियम से होता है तो 10 और प्लस 2 कर दूँ, यानी कि 2 रुपये में प्रीमियम चढ़ा दूँ, तो यहाँ होगा 12 रुपये। और बट्टा यानी डिस्काउंट दूँ, मान लो कि 1 रुपया मैंने बट्टा दिया, तो हमें यहाँ पे 9 रुपये मिलेंगे। ध्यान से देखो, 1 लाख डिबेंचर कंपनी निर्गमित करती है। अलग अलग 3 प्रकार से निर्गमित हो सकता है, मूल कीमत से, प्रीमियम से या तो बट्टा से। अलग अलग 3 परिस्थितियां हैं। अगर मूल कीमत से निर्गमित करती है तो उसे एक डिबेंचर पे 10 रुपये मिलेंगे, प्रीमियम से करे तो 12 रुपये मिलेंगे, और बट्टा दे, डिस्काउंट दे तो 9 रुपये मिलेंगे। तो अलग अलग 3 परिस्थितियां हैं। अब रकम जब एक साथ मंगवाई जाए तब आपको 2 रोजनामचा लिखनी है, पैसे मिले उसकी और उसका स्वीकार करो उसकी। तो जब भी आप पैसे स्वीकार करते, यानी कि पैसे आवेदन के मिलते हैं, पूरी की पूरी रकम जब मिल जाती है, तो यहाँ उधार होता है बैंक खाता। पैसे आए, बैंक खाता उधार। अब यहाँ पे अलग अलग किस्तें नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आवेदन और आवंटन दोनों नाम साथ में लिखने हैं, यानी कि बैंक खाता उधार, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। और दूसरी रोजनामचा में ये जो जमा है वो उधार कर देंगे और खाता बंद करके ले जाएंगे 10% के डिबेंचर खाते का। ये जो 10% है वो ब्याज का दर है। यहाँ 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, जो भी दिया है वो यहाँ आगे लिखना है। फिर से बैंक खाता उधार, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते का। अब ये जमा है वो उधार हो जाएगा, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाता उधार 10% के डिबेंचर खाते का। यहाँ अलग अलग 3 परिस्थितियाँ हैं, तो उसमें हर एक में पहली रोजनामचा देखो समान है, रोजनामचा समान रहेगी, लेकिन जो मिलने वाली वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ध्यान से देखना, अगर मैं मूल कीमत से प्रकाशित करता हूँ तो 1 लाख गुणे 10 करूँ तो 10 लाख रुपये आएंगे। तो यहाँ मैं लिख दूँ 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। लेकिन प्रीमियम से निर्गमित करता हूँ तो एक डिबेंचर पे 12 रुपये, मतलब 1 लाख गुणे 12 करूँ तो यहाँ आएगा 12 लाख। तो यहाँ लिख देंगे 12 लाख, 12 लाख। और अगर मैं बट्टा से निर्गमित करता हूँ तो एक डिबेंचर पे 1 रुपया कम, यानी 9 रुपये मिलेंगे। तो 1 लाख गुणे 9 करूँ तो यहाँ पे बैंक वाली रोजनामचा में 9 लाख, 9 लाख आएंगे। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मूल कीमत से निर्गमित करते हो तो यहाँ पे हर हमेश जो जमा है वो यहाँ उधार हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूँ 10 लाख। अब पहली रोजनामचा तो मूल कीमत से ही है, तो वो तो इजी है, जो वैल्यू आई वही लिख देनी है, 10 लाख, 10 लाख। लेकिन अगर प्रीमियम से निर्गमित करते हो, प्रीमियम से निर्गमित करते हो तो आवेदन आवंटन यहाँ पे 12 लाख लिखेंगे। ये चैप्टर में आपको याद रखना है, जब डिबेंचर के सामने वैल्यू लिखो तब डिबेंचर की जो दार्शनिक कीमत है हर हमेश वही रहेगी। तो यहाँ पे देखो दार्शनिक कीमत उसकी 10 रुपये है, तो 1 लाख गुणे 10 करे तो 10 लाख आएगा। तो यहाँ मैं डिबेंचर के सामने 10 लाख रुपये लिख दूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जमा पक्ष में 2 लाख का डिफरेंस आया। 2 लाख का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि डिबेंचर आप प्रीमियम से निर्गमित कर रहे हो। अगर डिबेंचर प्रीमियम से निर्गमित किया जाए, इसका मतलब ये हुआ
जब डिबेंचर उसकी दार्शनिक कीमत से अधिक रकम से निर्गमित किए जाए तो ऊपर की जो ज़्यादा रकम है उसे प्रीमियम कहेंगे, और जब प्रीमियम होता है तो कंपनी का पूंजी लाभ है, और ये पूंजी लाभ रोजनामचा लिखते समय जमा होगा डिबेंचर की रोजनामचा के साथ। यानी कि यहाँ लिखेंगे हम प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते का जिस प्रकार आप अंश पूंजी में प्रतिभूति प्रीमियम खाता जमा लिखते थे उसी प्रकार। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब प्रीमियम होता है तब उसे प्रतिभूति प्रीमियम नहीं लेकिन प्रतिभूति प्रीमियम अनामत कहेंगे डिबेंचर के चैप्टर में। तो प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते का 1 लाख गुणे 2, प्रीमियम 2 रुपये इसीलिए 2 लाख। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग कोई भी परिस्थिति हो डिबेंचर के सामने उसकी दार्शनिक कीमत ही आएगी। देखो यहाँ पे भी वही है। तो आवेदन और आवंटन यहाँ 9 लाख है तो मैं यहाँ 9 लाख उधार कर दूँ, और फिर से एक बार समझा दूँ, डिबेंचर के सामने उसकी दार्शनिक कीमत यानी 10 लाख रुपये आएंगे। तो यहाँ उधार 1 लाख कम है, इसका मतलब ये हुआ डिबेंचर बट्टा वो कंपनी के लिए पूंजी नुकसान है। तो नुकसान हमेशा उधार होता है, तो यहाँ उधार 1 जोड़ देंगे, डिबेंचर बट्टा खाता उधार। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहली 2 रोजनामचा है वो तो हर एक में आती ही है, लेकिन अगर प्रीमियम है तो दूसरी रोजनामचा में प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता आपको जमा कर देना है। अगर बट्टा है तो दूसरी रोजनामचा में डिबेंचर बट्टा खाता उधार कर देना है। और दूसरी बात, तीनों प्रकार अलग अलग परिस्थितियों में जो पहली रोजनामचा है बैंक वाली वो तीनों में समान रहती है। फ़र्क ये रहता है कि इसमें 10 रुपये के हिसाब से 10 लाख आएंगे, प्रीमियम में 12 रुपये मिलते मतलब 12 लाख आएंगे, इसमें 9 रुपये मिलते मतलब 9 लाख आएगा। और आगे जब भी आप डिबेंचर के सामने वैल्यू लिखो तो उसके सामने तो उसकी जो दार्शनिक कीमत है हमेशा वही रहती है। आप मूल कीमत से निर्गमित करो, प्रीमियम से करो या बट्टा से करो तो उसके सामने 10 लाख ही होगे। देखो सेकंड रोजनामचा 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, अलग अलग 3 परिस्थितियों में आपने डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाता जितना जमा किया है वही दूसरे में उधार है। देखो 12 लाख, 12 लाख, 9 लाख, 9 लाख। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना, और इसके जैसे उदाहरण जो शुरुआत में दिए गए हैं वो आपको अपने आप हल करना है। धन्यवाद।